नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं उन सभी अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने फॉर्म भरे थे और उनके बच्चों के नाम लिस्ट में आए। और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी मेरे पास आ रही हैं, जैसे कि जब पेरेंट्स स्कूल के लिए जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वेरिफिकेशन के बाद भी जो स्कूल वाले हैं वो उनकी कोई कॉल का रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। ना तो वो उनको सही जानकारी दे रहे हैं, ना बता रहे हैं कि भाई कब से बच्चे को स्कूल आना है, या ड्रेस वगैरह देने में प्रॉब्लम हो रही है। और मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को या उनके अभिभावकों को नहीं दे रहे हैं कि भाई उनको आगे क्या करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 99% आपके बच्चे का एडमिशन होना ही है। और अगर फिर भी आपको 1% लगता है कि भाई हाँ पता नहीं स्कूल वाले एडमिशन देंगे नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए आप। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है, मतलब 4-5 तारीख तक वेट कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई स्कूल वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, एक तो डीडी जोन और डीओई दोनों जगह कंप्लेन देनी है कि जी हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद भी जो स्कूल है उसने बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है। और डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए हैं ये लिख सकते हो, या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो ये लिखना कि डॉक्यूमेंट सबमिट अभी तक नहीं किए हैं। तो आप इस तरीके के कंप्लेन लिख करके अपने जोन में या फिर डीओई पे दे सकते हो। अब बहुत से अभिभावकों को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई जोन ऑफिस क्या है और डीओई क्या है। जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल का एक जोनल ऑफिस होता है जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बैठते हैं। तो जो आपके डीडी बैठते हैं वहाँ पे आप इस कंप्लेन को दे सकते हो अपने जोन ऑफिस में। ये वो स्कूल नहीं है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। आपके जो स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं वो स्कूल जो है वो जोन ने एक सेंटर बना रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो अलग है, जोन अलग है। और जो डीओई है, जो पूरी दिल्ली का जो हेड है डीओई है, वो अलग है। तो डीओई जो है वो विधानसभा में है। तो आपको कंप्लेन कहाँ कहाँ देनी है, एक तो जोन में देनी है, और अगर उसके बाद भी कोई उस पर एक्शन नहीं होता है तो आप विधानसभा में कंप्लेन दे सकते हो। अभी तक जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं इसमें कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जोन ने जो सेंटर बनाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उससे रिलेटेड भी है। वहाँ से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ बच्चों के साथ क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में थोड़े बहुत एरर है, तो उस एरर की वजह से उनको क्या है कि उन्होंने डेफिशिएंसी मेमो पकड़ा दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, आप इस कमी को पूरा करो। और अगर आप इस कमी को पूरा नहीं करते हो तो एक टाइम फ्रेम उन्होंने दिया हुआ है कि भाई इस टाइम फ्रेम के बाद आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि डेफिशिएंसी मेमो अगर आपको मिला है और आप उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक रिटर्न कंप्लेन दे सकते हो जोन में। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जोन अलग है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं वो जोन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जोन ने एक सेंटर बना रखा है। जोन वो है जहाँ पे आपके डीडी बैठते हैं। वो कंप्लेन आप अपने डीडी ऑफिस में देंगे। और कुछ पेरेंट्स की ऐसी भी कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई डीडी जोन वाले कंप्लेंट्स नहीं ले रहे हैं। अगर डीडी जोन वाले कंप्लेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। और ईमेल में जब आप कंप्लेन करोगे ईमेल से, तो उसमें ज़रूर लिखना कि हमने डीडी जोन में कंप्लेन देने की कोशिश करी थी लेकिन उन्होंने हमारी कंप्लेन स्वीकार नहीं करी, इसलिए मजबूरन हमें ईमेल की सहायता लेनी पड़ रही है और ईमेल के द्वारा कंप्लेन देनी पड़ रही है। अगर वो आपकी कंप्लेन नहीं लेते हैं तो ये लाइन आप ज़रूर ऐड करना। और एक कंप्लेन आपको देनी है डीओई में, जो कि विधानसभा में है। तो हर चीज़ के लिए आपको कंप्लेन देनी है। अगर आप कंप्लेन नहीं देते हो तो आपका जो राइट है वो राइट हो सकता है कि वायलेट हो जाए और आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो ना भी हो पाए। तो आपको ये कंप्लेंट्स तो देना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ और भी पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है। अब जैसे जब डेफिशिएंसी मेमो बच्चों को पकड़ाया है या पेरेंट्स को दिया है, उस डेफिशिएंसी मेमो में कुछ पेरेंट्स ने क्या हुआ है कि सिंगल पेरेंट फॉर्म भरा है
और उनके जो पेरेंट हैं वो मदर फादर दोनों हैं। तो जो जोन वाले हैं वो कहते हैं कि भाई या तो मदर फादर का भाई डाइवोर्स का कोई डॉक्यूमेंट लेकर आओ कि भाई इनका डाइवोर्स हो गया है, या फिर आप फादर का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। इन दो में से एक चीज़ की मांग कर रहे हैं, या मदर का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो यहाँ पे जो जोन में जो भी सेंटर पे बैठे हुए हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनको एक चीज़ समझनी होगी कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, और जो इंडियन फैमिली है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है कई बार। भाई फैमिली डिस्प्यूट हर घर में चलते हैं, मोस्टली घरों में फैमिली डिस्प्यूट होते ही रहते हैं, और ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो अलग अलग रह रहे हैं। वाइफ है वो मायके रह रही है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर किसी एक बच्चे का एडमिशन ना हो पाए तो मेरे ख्याल से ये उस बच्चे के अधिकारों का हनन होगा। जोन वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अगर किसी ने सिंगल पेरेंट फॉर्म भर दिया है, उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाता है आप सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट मदर हैं या सिंगल पेरेंट फादर है। अब मान के चलो बच्चा फादर के पास रह रहा है या मदर के पास रह रहा है, और फादर उस फॉर्म को भरना चाह रहा है या मदर भरना चाह रही है, तो वो सिंगल पेरेंट ही चूज़ करेगा। अभी उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो फिर वो, क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुआ है तो सिंगल पेरेंट करे तब तो समझ आता है, बट अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है फिर भी वो अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो भी उसको सिंगल पेरेंट ही चूज़ करेगा। अगर वो सिंगल पेरेंट चूज़ नहीं करता है तो जब उसमें इंफॉर्मेशन भरने की बात आएगी तो वहाँ पे उसको अपने स्पाउस का भी आधार नंबर मेंशन करना होता है। और आधार नंबर अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है कि जो भी सिंगल पेरेंट है उसके पास वो अवेलेबल हो, क्योंकि आधार नंबर अपने स्पाउस का नॉर्मली तो वैसे देखो हर कोई रखता ही है, बट घर में ही रखता है, अपने दिमाग में रट के तो नहीं घूमता, या मान के चलो कि उसकी कॉपी लेके नहीं चलता। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई जो उनका स्पाउस है अगर वो सेपरेट रह रहा है तो वो अपना आधार नंबर नहीं प्रोवाइड करेगा बच्चे के एडमिशन के लिए भी, क्योंकि वो ये देख रहा है कि भाई अगर मैंने इसको आधार नंबर प्रोवाइड कर दिया तो बच्चा जो है फिर परमानेंटली वहीं पढ़ेगा, और उसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो या तो माँ के साथ है वो बच्चा माँ के साथ रहे, या फादर के साथ रहे। तो जिसके पास भी बच्चा नहीं है वो अपना आधार नंबर कोशिश करेगा कि वो ना दे। तो इन चीज़ों को ना समझना पड़ेगा, जोन वालों को भी, डीओई वालों को भी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई आपने आधार नंबर जो मैंडेटरी कर दिया है पेरेंट का, और क्योंकि उसके पास सिंगल पेरेंट के अलावा फॉर्म भरने का फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता, और ना तो उसका हस्बैंड मान के चलो या वाइफ जो है या जो भी स्पाउस है, ना तो वो एक्सपायर हुआ है और ना ही उनका कोर्ट से डाइवोर्स हुआ है, तो ना तो वो डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही वो जो डाइवोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ला सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे पेरेंट्स का भी आपको जो एडमिशन है वो कंसीडर करना चाहिए और ऐसे बच्चों को एडमिशन देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस बच्चे को एडमिशन नहीं देते हो तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। माता पिता की लड़ाई झगड़े में बच्चा क्यों सफ़र करे, और फिर भी अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो इसी ग्राउंड को हम लोग कोर्ट में लेकर के चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हमने सिंगल पेरेंट फॉर्म भरा था और इस वजह से देखो ये सब जगह नहीं हो रहा है। कुछ जोन ऐसे भी है जो एक एफिडेविट लिखवा लेते हैं, कुछ जोनल ऑफिस में ऐसा है कि एक एफिडेविट लिखवा लिया बस पेरेंट से कि भाई गलती से मुझसे सिंगल पेरेंट भर गया था, हम दोनों साथ ही रहते हैं, ऐसा भी लिखवाया है, या हम दोनों अलग अलग रहते हैं बट मेरे पास आधार कार्ड नहीं था उनका अवेलेबल, इसलिए मुझसे गलती से सिंगल पेरेंट भर गया, तो मेरे बच्चे का जो एडमिशन है वो कंसिडर कर लिया जाए। तो बहुत से जोन ऑफिस में ऐसा माना गया और उन्होंने कंसिडर किया और बच्चे को एडमिशन भी मिला, लेकिन कुछ जोनल ऑफिस वाले ऐसे नहीं कर रहे। तो मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो इंडियन फैमिली है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये ग्राउंड नहीं है रिजेक्शन का, जो रिजेक्शन के ग्राउंड्स हैं वो बहुत क्लियर है, ये उनमें से ग्राउंड नहीं है कि भाई आपने सिंगल पेरेंट फॉर्म भर दिया या डबल, क्योंकि जब ड्रॉ निकलता है तो इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि सिंगल पेरेंट का ड्रॉ अलग निकलेगा, है ना।
जो कपल्स है उनका ड्रॉ अलग निकलेगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। जो फॉर्म जब भी हम फिल करते हैं बस ये वहाँ पे इंफॉर्मेशन ली जाती है। और इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो डुप्लीकेट एंट्री अगर कोई ऐसी है, आपको लग रहा है कि भाई जिसने सिंगल पेरेंट फॉर्म भरा है उसकी डुप्लीकेट एंट्री है, तो सारा डेटा आपके पास है। आप क्या कर सकते हो कि जिसका सिंगल पेरेंट फॉर्म भरा गया है उसकी डुप्लीकेट एंट्री को चेक कर सकते हो। अपने सिस्टम में चेक करो, अगर कोई डुप्लीकेट एंट्री मिलती है तब आप उसका कैंसिल करते हो तो समझ में आता है। लेकिन सिंगल पेरेंट फॉर्म भर दिया, पेरेंट साथ में रहते हैं, तो ये कोई वजह नहीं है फॉर्म को कैंसिल करने की या एडमिशन रिजेक्ट करने की। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी जोन में जो भी बैठे हैं साथी लोग, वो ऐसी जो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं इनको इग्नोर करें और बच्चे को एडमिशन दें। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म भरा जाता है तो बच्चों की डेट ऑफ बर्थ कई बार गलत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के नाम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भाई नाम के 1-2 लेटर इधर उधर हो जाते हैं। तो पहले भी ऐसा रूल था कि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2-3 कैरेक्टर्स तक की जो मिस्टेक्स हैं उसको अलाउ किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से ये अब भी है ये रूल, ऐसा नहीं है कि अब ये चेंज हो गया, ये रूल अब भी है। तो पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो स्कूल वाले करते थे, और जो स्कूल वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे उसके बाद हमने कोर्ट में सारी बातें रखी कि भाई ये स्कूल वाले जानबूझ करके बच्चों को एडमिशन नहीं देते, इस तरीके से छोटी मोटी गलतियों पे बच्चों के एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देते हैं, या बच्चों को बिना बात के वेटिंग में रखते हैं, या नॉन रिपोर्टेड दिखा देते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें कोर्ट में रखी थी। तो उसके बाद ही जो डीओई है उसको ऑथराइज किया गया कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आप ही करेंगे, स्कूल वाले को कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करनी है। तो अब जब सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीओई कर रहा है तो डीओई का जो पहला मोटो है वो ये होना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देना, बेवजह किसी का भी एडमिशन कैंसिल ना करना। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, जो आरटी एक्ट का उद्देश्य है, वो यही है कि बच्चों को दाखिला दिया जाए, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। और अगर आप उसी मौके को, जो बच्चों ने मतलब किसी तरीके से उनके बच्चे का नाम भी आ गया और आप छोटी मोटी गलती निकाल करके उस मौके को ख़त्म कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि जो उसका उद्देश्य है जो आरटी एक्ट का, वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियों को भी आप इग्नोर करें, क्योंकि ये वो गलतियां नहीं है जिससे किसी बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जाए। कोई इतना बड़ा, इतना सिग्निफिकेंट कोई ग्राउंड नहीं है। तो मेरा बस यही है आप सबसे निवेदन कि अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो आप कंप्लेंट ज़रूर करें। डीडी जोन और डीओई दोनों अलग हैं, और जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है वो अलग है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो आप उसकी शिकायत अपने डीडी जोन में भी कर सकते हैं। और अगर आपको डीडी जोन से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो शिकायत आप डीओई में भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो आप इसकी जो शिकायत है वो आप हमारे थ्रू कोर्ट में भी कर सकते हैं, और हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं अगर आप कोर्ट केस करना चाहें तो। और कोर्ट केस के लिए अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पहले ऐसा होता था कि भाई हमने 2-2, 3-3 साल पुराने बच्चों के भी एडमिशन कराए हैं। मतलब किसी बच्चे का 2 साल पहले नाम आया, 3 साल पहले नाम आया, और उसका बच्चे का एडमिशन 3 साल बाद हो रहा है कोर्ट के आदेश से, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये लगा लो कि 2021 से हम लोग कोर्ट केस फाइल कर रहे थे, अब 2021 से अभी आ गया 2025, 4 साल हो गए। तो 2021-22 में जो हमने कोर्ट केस फाइल किए उसमें तो भाई हमारे पास रीज़न था कि जी पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कोर्ट भी आना है। लेकिन अब कोर्ट में इतने केसेस हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इतने केसेस हैं कि शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन 10-12 ईडब्ल्यूएस के केस ना होते हो। हर दिन 10 से 12, कम से कम 10 से 12, इस वक्त भी बता रहा हूँ, इस वक्त भी 10 से 12 कोर्ट केसेस जो हैं ईडब्ल्यूएस के हैं। और जैसे ही ये डेट ख़त्म होगी तो ये जो 10 से 12 का जो आंकड़ा है ये बढ़ करके 20 से 25 भी हो जाएगा। तो इतने केसेस आ रहे हैं, तो अब जो कोर्ट है वो जो पुराने केसेस हैं उनको इतनी जल्दी कंसीडर नहीं करेगा।
पुराने जितने भी केसेस है उसमें साफ साफ कोर्ट का कहना है कि भाई आपने जो डिले करी है उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आपने डिले क्यों करी, आपने पहले कोर्ट केस फाइल क्यों नहीं किया। और ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न अब मिल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ये कहें जी हमें पता नहीं था कोर्ट आना है, हम अनजान थे, तो पिछले 4-5 सालों से इतने सारे केसेस कोर्ट में हो गए हैं कि कोर्ट ये स्वीकार नहीं करेगा कि अनजान थे, क्योंकि कोर्ट तो बैठा एक्सेप्ट कर रहा है सारे केसेस। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे का नाम आया है और आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है या किसी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट केस जल्द से जल्द करें। मतलब कि मान के चलिए कि अगर आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में ही कोर्ट केस फाइल कर दें, ताकि आपके बच्चे का पूरा साल बर्बाद ना हो। जितना जल्दी आप कोर्ट केस करेंगे आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस उतने स्ट्रॉन्ग हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे का एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जितना डिले आप कोर्ट केस करने में करेंगे आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस उतने ही कम भी होंगे और उसके साथ साथ आपके बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और DDE और DOE से कोई भी सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट केस ज़रूर करें। और कोर्ट केस में हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपने कोई गलत नहीं करा है, अगर आपने इंटेंशनली कुछ गलत नहीं करा है, गलती से कुछ गलत हो गया है, तो उसके लिए कोर्ट भी देखता है कि भाई हाँ पेरेंट्स से गलती से हुआ है, इंटेंशनली नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है और कोर्ट ऐसे पेरेंट्स के साथ खड़ा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और ये वीडियो को देखा। और आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों के अधिकार के लिए हमें रुकना नहीं है, लड़ना है। और उस लड़ाई को अगर कोर्ट तक भी लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। धन्यवाद साथियों।